जय हिंद मेरे जवान। मैं सहनसा जीएस रिसर्च सेंटर से पंकज मिश्रा। आज दरोगा पीटी की रिजल्ट आई और बृहद पैमाने पर मेरे जवान ने बाजी मार लिया। जो कम्पीट किया है वह इसलिए कम्पीट किया है क्योंकि उसके नॉलेज में गहराई थी, क्योंकि उसके नॉलेज में मजबूती थी। वह रात हो या दिन अकुत मेहनत किया था, जिसका परिणाम आज दुनिया के सामने आया है। आज जो पीटी पास किया है वही कल मेंस फतह करेगा, वही कल वह फिजिकल फतह करेगा और उसी को लगेगा 2 स्टार, पास में माउजर, और गोलियां जब निकलेंगी तो आवाज़ गूंजेंगी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जो ये वक्त मिला है, जी जान से लग जाएं। ये वक्त चूकना नहीं चाहिए, ये वक्त चूकना नहीं चाहिए और एकदम समय को पकड़कर अपने कमजोर पक्ष पर फोकस करें और एक अलग से डायरी बनाएं। एक डायरी बनाइए और उस डायरी में उस प्रश्न को लिखिए जो बार बार आप गलत करते हैं, बार बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसे प्रश्न का संग्रह होना चाहिए। हो सकता है उससे 3-4 प्रश्न आ गया जहां पर फिर कंफ्यूज करके हम गलत कर सकते हैं, वो नहीं होगा। हो सकता है यही 4-5 प्रश्न आपकी जिंदगी की रूपरेखा तैयार कर दे। लेकिन जो जवान का रिजल्ट नहीं हुआ है वह घबराए नहीं। ऐसा नहीं कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वह पढ़ने में कमजोर थे, वह दरोगा बनने लायक नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी। पीटी में उनका भी रिजल्ट होता। रिजल्ट इसलिए उनका चुका है, अब जब गौर करें हम कह क्या रहे हैं। रिजल्ट इसलिए उनका चुक गया क्योंकि वह जानता हुआ 8 से 10 क्वेश्चन कंफ्यूज कर गए होंगे। अगर वह 8 से 10 क्वेश्चन कंफ्यूज करके जो गलत किए, अगर उस प्रश्न को गलत नहीं किए होते तो शायद आज वह भी मेंस की तैयारी किए होते, वह भी मेंस की तैयारी कर रहे होते। इसलिए अपनी कमजोरी को देखें, उसे दूर करने का प्रयास करें। याद रखना है कि युद्ध भूमि में जीत उसी का होता है जिसका रूटीन सही होता है, जो अपने शरीर पर विजय प्राप्त करता है। कब हमें सोना है, कब खाना है, कब क्या बोलना है, कब क्या पढ़ना है, क्या हमें करना चाहिए। जिसके शरीर में अनुशासन होता है वही कम्पीट करता है। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो उनका रिजल्ट इसलिए नहीं हुआ कि ऐसा नहीं कि उनमें योग्यता की कमी थी, ऐसा यह भी नहीं जो कंपीट कर गया है वह उनसे ज़्यादा योग्य था, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनका नहीं हुआ उनके नहीं होने का मुख्य कारण है उनकी रणनीति का कमजोर होना। वो 8 से 10 प्रश्न जान रहे थे, फिर भी 8 से 10 प्रश्न वैसे गलत आप कर दिए जिसके कारण युद्ध भूमि में आपका रथ फंस गया, रथ का चक्का फंस गया। अगर वह 10 प्रश्न गलत नहीं होकर सही हुआ होता तो आज आप भी मेंस की तैयारी में लगे होते। हमारा कहना यह है कि जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया। अब अपनी कमी को दूर कीजिए। फिर नेक्स्ट दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, फिर देखते देखते समय चुक जाएगा, फिर एग्जाम हो जाएगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो अपनी तैयारी आप समझे कि हम भी मेंस दे रहे हैं और यह समझकर आप तैयारी करें, जी जान से तैयारी करें और कह दे दुनिया वालों को जो आप पर हंस रहे हैं, शाखों से कह दो, आंधियों से कह दो, वो पत्ते हम नहीं, शाखों से टूट जाए। ये कद जब यहाँ पर बात यह है कि जिसका रिजल्ट नहीं हुआ होता है क्या कि जिनका रिजल्ट नहीं होता कि आसपास के लोग दुखी होने के बजाय हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते। मजाक मत उड़ाइए। आज जो किसी का मजाक उड़ा रहा है कल उसका भी मजाक उड़ जाएगा। ये युद्ध भूमि है, ये कर्म भूमि है। यहाँ इतिहास उसी का लिखा जाता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर है बात यह है कि आप कहाँ तक अपने आप को समझ पाते हैं। होता क्या है कि विद्यार्थी जो है कि हाँ उसमें आया है जो उसमें कोई वीडियो देख लिया है मोटिवेशनल और वह एक सप्ताह खूब पढ़ा, धीरे 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 उसके अंदर की प्रकाश समाप्त होने लगती है और वह फिर पढ़ाई छोड़ देता है। तो फिर क्या हुआ? जितने कदम आप आगे बढ़े थे उतने कदम फिर पीछे चलकर आप आ गए। तो आप बढ़े कहाँ? उठाइए कलम और नए सिरे से इतिहास लिख दो। और वक्त बीतने में समय नहीं लगता, फिर वैकेंसी आ रही है, फिर एग्जाम हो जाएंगे। अब जो एग्जाम देंगे आप वहां चूक नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कलम उठाएं, कागज लें हाथ में और खोलें किताब, खोलें उस नोट्स को जो नोट्स आपने अपने टीचर से सीखा, लिखा,
उस नोट्स को खोलें और उसमें अपने तकदीर को खोजें, कहाँ पर चूक हुई, एक एक कमी को दूर करके फिर एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाएं, फिर एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद। हमारी बात है कि आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो दरोगा स्पेशल होगा। दरोगा का एग्ज़ाम का प्रश्न थोड़ा सा टफ होता है, तो दरोगा स्पेशल होगा। और ये प्रश्न जो दरोगा स्पेशल के लिए हम लाए हैं, यह प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, वह एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या बीपीएससी की पीटी हो या किसी भी एग्ज़ाम हो। आज हम प्रश्न करने जा रहे हैं किस पर, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस प्रश्न पर। तो वो प्रश्न है कौन? प्रश्न यह है कि उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है आलोक शर्मा। अब प्रश्न ये उभरता है, संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कार्बन उत्सर्जन को कम करना और होने वाले जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या को पूरी दुनिया एक साथ होकर उसका सामना करना। जहां तक आलोक शर्मा की बात है तो ये ब्रिटिश सरकार में अंतर्राष्ट्रीय विकास राज्य मंत्री हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आलोक शर्मा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। पूछेगा ये स्कॉटलैंड का ग्लासगो कहाँ है? तो ब्रिटेन में। पूछेगा इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना एवं जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्या का पूरी दुनिया मिलकर इसका सामना करेगा। और अब प्रश्न उभरता है, आलोक शर्मा कौन है? तो ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटिश सरकार में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विकास राज्य मंत्री हैं ये। आगे का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है आकाश। यह आकाश जो मिसाइल है यह सतह से हवा में मार करती है। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। ऑप्शन में है अमोद। यह अमोद प्रक्षेपास्त्र जो है, यह अमोद मिसाइल ये नाग रोधी गाइडेड मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 2.8 किलोमीटर है। ऑप्शन में दिया है नाग। ये नाग जो है टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। तो ऑप्शन में है पृथ्वी, और पृथ्वी यह मिसाइल सतह से सतह मार करती है। पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, तो पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, तो पृथ्वी 3 की मारक क्षमता 350 से 600 किलोमीटर है। आगे का प्रश्न हम लेकर क्या आए हैं? आगे का प्रश्न क्या कहता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण फरवरी 2021 से कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है गुलमर्ग। और ये गुलमर्ग कहां है? तो जम्मू कश्मीर में। अब प्रश्न उभरता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश में खेल प्रतिभा का चुनना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण फरवरी 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। तो पूछेगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण 2020 में कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में ही हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश में खेल प्रतिभा को चुनना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। आगे की प्रश्न की ओर हम आ रहे हैं। आगे की प्रश्न देखें मेरे जवान कि आगे का प्रश्न ये है कि नजला बेडोल रोमधाने को किस देश का पहला महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है? उस देश का नाम क्या है? ट्यूनीशिया। तब ये प्रश्न उभरता है, नजमा बोडेन
रोमधाने जो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बनी हैं, ये क्या थे? ये ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के ये प्रोफेसर हैं। आगे का प्रश्न है, किस देश ने रेथियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक वायु श्वास हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और वह देश का नाम है अमेरिका। और ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, इसकी गति ध्वनि से 5 गुना अधिक है। इसकी खासियत है कि दुश्मन अगर आसमान में भी अगर छुपा हुआ हो तो वह दुश्मन को खोज लेती है और इसका निशाना कभी चूकता नहीं। इस प्रकार हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना है, दूसरा देश रूस है, तीसरा देश अमेरिका हो गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हाइपरसोनिक पूछा जाएगा किस देश ने रेथियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक वायु श्वास हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उस देश का नाम है अमेरिका। पूछेगा कि ये हाइपरसोनिक जो है, ये मिसाइल जो है, और ये मिसाइल की गति क्या है? तो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। इसकी खासियत क्या है? तो आकाश में कहीं भी दुश्मन अगर छुपा हो उसे खोज लेती है और इसका निशाना कभी चूकता नहीं। पूछेगा हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना, दूसरा देश रूस और तीसरा देश अमेरिका है। आगे की प्रश्न की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, आगे का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए ऋण सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसे ही हम नाबार्ड कहते हैं। अब प्रश्न बढ़ता है, ये याक जो है, ये याक अरुणाचल याक का क्या काम है? और याक जो है अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में यह सवारी का काम करता है, और याक से ही ऊन और दूध के साथ साथ मांस भी प्राप्त होती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में निरंतर याक की संख्या में कमी आ रही है, और उसके जीवन को बनाने के लिए उसकी संख्या में वृद्धि हो। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ऋण देने की घोषणा की। अब प्रश्न उभरता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाला ये सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च बैंक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में किस बैंक ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए ऋण सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। पूछेगा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को किस नाम जानते हैं? नाबार्ड के नाम जानते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और नाबार्ड का काम क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करना। ऑप्शन में दिया गया है भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। याद रखना है, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक को हम सिडबी के नाम जानते हैं। सिडबी की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी का काम लघु उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु ऋण प्रदान करना है। आगे का और इसी में और एक ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है इस बात को, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एवं बैंक ऑफ मुंबई को मिलाकर जिस बैंक की स्थापना हुई थी उसे हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जानते हैं। इस प्रकार इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक को ही शॉर्ट में SBI कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंपीरियल बैंक कितने बैंकों को मिलाकर बनाया गया था? 3 बैंक। कौन कौन? तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई। पूछेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1921 में। तो पूछेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। पूछेगा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। आगे की ओर हम देखना जाते हैं, आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न कहता है, भारत में सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य कौन है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करना है कि यहाँ पर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। इस बात को याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल का है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो हरियाणा का है।
तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसका? उत्तर प्रदेश। उसके बाद किसका स्थान आता है? तो महाराष्ट्र। बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार का स्थान तीसरा है। आगे की जब हम बात कर रहे हैं, आगे की प्रश्न की ओर जब हम जा रहे हैं, तो प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? इसका सही आंसर है दिल्ली से देवगिरी। याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान एवं विवादास्पद शासक था। विवादास्पद शासक उसे कहा गया जो राजा विवाद में रहने वाला हो। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को मूल के अफ्रीकी वासी इब्न बतूता भारत आया था। इन बतूता ने रेहला जैसी पुस्तक की रचना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की योग्यता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी का पद न्याय संबंधी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नियुक्ति का आधार योग्यता को बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की एक भी योजना सफल नहीं रही और उसकी सोच समय से आगे की थी और उस समय के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे। यही कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजना को लोगों ने समझ नहीं पाया, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक की एक भी योजना सफल नहीं रही, क्योंकि उसकी सोच समय से आगे की थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी ले गया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था और दौलताबाद दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था, आज प्रजा को सुल्तान से, सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था, मेरा सारा साम्राज्य बीमार पड़ गया है। आप किसी भी एग्जाम देंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक से इतना ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान व विवादास्पद शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा कि और मोरक्को मुल्क के अफ्रीकी वासी इब्न बतूता भारत आया, तो इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो रेहला की। पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या बनाया था? तो काजी। पूछेगा काजी का पद का संबंध किससे? तो न्याय का। पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह कौन राजा था जिसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन राजा था जिसने नियुक्ति का आधार योग्यता को बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह कौन राजा था जिसके समय में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहां ले गया था? दौलताबाद। पूछा जाएगा कि दौलताबाद को पहले किस नाम जाना जाता? देवगिरी के नाम से। तो देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, आज प्रजा को सुल्तान से, सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा किस राजा ने कहा था, मेरा सारा साम्राज्य बीमार पड़ गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे की ओर जब हम देखते हैं तो आगे की प्रश्न को ढूंढने के लिए हमें पन्ना बदलना पड़ेगा और पन्ना जब बदलते हैं तो एक प्रश्न दिखाई देता है। ये 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर है अगस्त क्रांति मैदान। याद रखना इस बात को कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान का ही नाम बदलकर अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया। इस प्रकार 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वार्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई विशेष बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया। यहाँ पर गांधी लगातार 70 मिनट तक बोलते रह गए। ये गांधी के जीवन की सबसे लंबी भाषण थी। अंग्रेजी सरकार खौल गई, घबरा गई और अंग्रेजी सरकार घबरा कर 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन 0 आवर चलाई थी, जिसका उद्देश्य होता है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां के महल में रखा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर के जेल में रखा गया, तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से फुर भाग गए और नेपाल के घने जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। भारत छोड़ो आंदोलन समय कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता करती थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया गया? अगस्त क्रांति मैदान से।
पूछेगा अगस्त क्रांति मैदान को पहले किस नाम जाना जाता था? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान के नाम जाना जाता था। पूछेगा कि 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की बारधाम जो बैठक हुई थी, किसके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक से, और इसका ही नाम अब बदल कर दिया गया अगस्त क्रांति मैदान। पूछेगा अंग्रेजी सरकार घबराकर ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाई? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। पूछेगा कि गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? तो पूना के आगा खां के महल में रखा गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर के जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भाग करके कहां चले गए? नेपाल, जहां पर किसका गठन किया था? आजाद दस्ता। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय और कांग्रेस रेडियो का संचालन कौन करती थी? तो उषा मेहता। आगे की जब हम बात करते हैं तो आगे की प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है भाग 11। भाग 11। संविधान का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज बोलने जा रहे हैं जहाँ पर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे यह है प्रश्न यह है कि 9 अगस्त, अब हम बात करते हैं कि यह देखते क्या है कि भारतीय राष्ट्र की बात करते हैं। भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान की बात जब हम करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान का प्रस्तावना प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। और प्रस्तावना के पारित होते ही भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संविधान के निर्माण हेतु कुल 13 समिति बनाई गई थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध था प्रारूप समिति। इसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम जानते हैं, और इसका अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो वहीं संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया BN राव को। इसे ही हम बंसल राव के नाम से जानते हैं। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित, अधिनियमित एवं अंगीकृत किया, लेकिन इस तारीख को संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस तिथि को हम परिवर्तन तिथि के नाम से भी जानते हैं, और इसी तिथि को भारत को गणराज्य घोषित किया गया। गणराज्य का अर्थ होता है कि शासनाध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि इस पद का चुनाव होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को। तो प्रस्तावना के पारित होते ही क्या हुआ? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संविधान के निर्माण हेतु कुल कितनी समिति बनाई गई? तो 13 समिति। इसमें सबसे प्रमुख कौन था? तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो संविधान सभा का सलाहकार किसको बनाया गया? BN राव को बनाया गया, और BN राव को ही हम बंसल राव के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा कि प्रस्तावना को किस नाम जानते हैं? प्रस्तावना को ही उद्देशिका के नाम जानते हैं। पूछा जाएगा कि संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को पारित, अधिनियमित एवं अंगीकृत किया था। क्या इस तारीख को संविधान लागू हुआ था? नहीं। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस तिथि को किस नाम जानते हैं? तो परिवर्तन तिथि के नाम जानते हैं। इस तिथि को क्या घोषित किया गया था? भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। गणराज्य होता क्या है? इसका अर्थ होता है शासनाध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि इस पद का चुनाव होगा। आगे की ओर प्रश्न की ओर जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे की प्रश्न हमें क्या मिलता है। आगे की प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। हम देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई 1900 किलोमीटर मानी जाती है, तो वहीं चौड़ाई 160 किलोमीटर मानी जाती है। पूछेगा संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। पूछेगा ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई कितनी? 1900 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी? 160 किलोमीटर। कितनी? 160 किलोमीटर। आगे की ओर हम आ रहे हैं। आगे की प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो आगे की प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो आगे की प्रश्न ये है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS को पूर्ण रूप क्या है? एक और प्रश्न सुने।
भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस को पूर्ण रूप क्या है? इसका सही पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि बड़े पैमाने पर लेन देन करना, यानी कि बैंकिंग में जो बड़े पैमाने पर लेन देन किया जाता है, वह लेन देन जिस सिस्टम से किया जाता है उसे हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। आगे की ओर जब हम आ रहे हैं, तो आगे की ओर जब हम आ रहे हैं तो एक प्रश्न मिलता है हमें, द आइडिया ऑफ जस्टिस। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई अमर्त्य सेन के द्वारा की गई। अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, यह पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था कल्याणकारी कार्य के लिए। लेकिन आगे जब हम फिर कोई प्रश्न लाएंगे तो अमर्त्य सेन के बारे में हम डिटेल्स रूप से हम आपको बताएंगे। कहना हम ये चाहते हैं, देखो जवान, जो वक्त चूक गया है अब वह रोने धोने से आने नहीं जा रहा है। लेकिन यह भी सही है कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कभी भी किसी का वक्त, किसी का तकदीर, कभी भी किसी का तकदीर, यानी कहा गया है तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। और कभी कब किसका तकदीर बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। बहुत बार हम ऐसा देखे हैं कि बहुत ऐसा लड़का हमें मिला है कि जो वह रेलवे की तैयारी कर रहा है और उसका नहीं हो रहा है। लेकिन रेलवे से उसका मोह भंग हो गया, वो बीपीएससी की तैयारी करने लगा, वह टॉप कर गया, वह बन गया एसडीएम, वह बन गया डीएसपी। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस बार अगर दरोगा का जो बेचारा मेरा जो जवान एग्जाम दिया उसका नहीं हुआ तो वह अपना हौसला को यहाँ तोड़े नहीं। हम तो यही कहेंगे, मजबूती के साथ उठकर खड़ा हो, मजबूती के साथ, और अपनी कमजोरी को देखो, उसे दूर करो और इस जोश के साथ लगो कि अगले एग्जाम में हम टॉपर बनेंगे और सारी दुनिया को झुकने के लिए बात कर देंगे। क्योंकि मैं शहंशाह का जवान हूँ, हार मानना हमारी फितरत नहीं। उठ मेरे जवान, शहंशाह का आदेश है, उठो, उठाओ कलम, लो कागज, खोलो किताब, दिखा दो सारी दुनिया को, दिखा दो सारी दुनिया को हम कमजोर नहीं। हम इतिहास पढ़ने में विश्वास नहीं, इतिहास लिखने में विश्वास करते हैं, इतिहास बनाने में विश्वास करते हैं। आज यहीं तक। जय हिंद।